हमारे मुख्य अतिथि वैभव भाऊ ठाकरे, वगड़, महाराष्ट्र से, यवतमाल जिला महाराष्ट्र से। भैया जी, मुनीलाल भाई साहब। जी जी बहन जी, ओम। हाँ, तो वैभव भाऊ ठाकरे जी नहीं है, मुझको फोन नहीं जुड़े क्या अभी? नहीं जुड़े हैं वो। वैभव भाई जी, एक सेकंड। नहीं है। अच्छा अच्छा। तो जब तक आप उन्हें फोन लगाइएगा, मैं जी मैं संचालन करता हूँ क्लास का। सदन को प्रणाम। जैसा कि हर रोज हम सुबह योग करते हैं और योग के बाद हम आहार की चर्चा करते हैं। और आहार हमारा खेती से, किसान के खेत से पैदा होता है। सब्जियां हमारी किसान के खेत से आती हैं, या हम अपने मकान के बाड़े में, छत में उनको लगा करके, और जो हम जैविक खेती करते हैं, जैविक खेती का अपने जीवन में बहुत महत्व है। योग के साथ साथ हमें आहार शुद्ध लेना चाहिए। इस विषय पर हम लगातार आज 467वां दिन से पतंजलि किसान सेवा समिति एवं पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस योगाहार कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभाव जो सहयोगी और सहभागी बनकर के इस कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं, उन सभी भाई बहनों को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ कि आप लोग का जीवन हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे। और सुबह परम पूज्य योग ऋषि स्वामी जी आज बोल रहे थे कि सन्यास सिर्फ कई प्रकार के सन्यास होते हैं। एक वस्त्र का सन्यास होता है, एक अपन परिवार में रह करके भी सन्यासी हो सकते हैं, कि हमारे विचारधारा सन्यासी हो, हमारी विचारधारा शुद्ध हो और हम परिवार के साथ में रह करके, और हम जो है अपने जीवन को सात्विक विचारधारा के साथ राष्ट्र की सेवा करते रहें। और ये भी एक विचारधारा की सन्यास है। कोई कपड़े से सन्यासी होता है, कोई विचारधारा से सन्यासी होता है, हम विचारधारा के सन्यासी हैं। तो इस कार्यक्रम में लगातार आप लोग सहयोग कर रहे हैं और हम योग के साथ आहार की चर्चा करते हैं। हमारे आज के चीफ गेस्ट हैं वैभव जी। वैभव जी की भी एक सफल कृषक है, जैविक कृषक हैं, उनकी स्टोरी बनाई गई है। तो मैं उनकी स्टोरी के लिए आमंत्रित करूंगा। आदरणीय नीलकंठ सावले जी इस योगाहार कार्यक्रम में उपस्थित हैं। और इनके साथ में हमारे आदरणीय रघुवीर सिंह रावत जी, जिन्होंने भी इनके साथ वैभव जी के साथ चर्चा की है। तो सबसे पहले मैं आदरणीय नीलकंठ सावले जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और वैभव जी के बारे में जो इनके आपने स्टोरी में जो पाया वो बताने का कष्ट करें। फिर मैं रघुवीर सिंह रावत जी को हम सब सुनेंगे। तब तक हमारे वैभव जी अगर जुड़ जाते हैं तो हम उनको भी सुनेंगे। आदरणीय नीलकंठ सावले जी। ओम, धन्यवाद भाई जी। आज नेटवर्क का एकदम धर छोड़ कर रहा, तो मैं 2-3 बार लेफ्ट हो चुका हूँ, तो मैं क्षमा चाहता हूँ। थोड़ा नेटवर्क का एकदम अभी थोड़ा बारिश का है, तो मैं बाहर आ गया, फिर भी ये कर रहा नेटवर्क। जी जी, आदरणीय नीलकंठ सावले जी, अभी चूंकि हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है, महाराष्ट्र में पानी वर्षा ज़्यादा हो रही है। तो मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय रघुवीर सिंह रावत जी को कि वो आएँ। और उनका वो आदरणीय हमारे वैभव ठाकरे जी का नहीं, बारे में भैया जी आपने। जुड़े नहीं है। जी, अभी वैभव जी जुड़े नहीं है। हाँ नहीं जुड़े हैं। आदरणीय हम रघुवीर सिंह रावत जी को सुनेंगे कि आपने क्या पाया और क्या जाना उनकी स्टोरी के बारे में। आदरणीय रघुवीर सिंह रावत जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। और मेरी आवाज़ पहुँच रही हो शायद रघुवीर सिंह जी रावत जी तक जी मेरी। जी जी सर। जी 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 सर। मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा।
अच्छा अच्छा, चलिए। तब तब तक हम लोग दैनिक योगाहार कार्यक्रम के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आज आज समय है अभी, जब तक दैनिक योगाहार कार्यक्रम के लिए संचालन के लिए इसमें हम सुझाव, मार्गदर्शन, और हमें योगाहार कार्यक्रम में जैसा कि आदरणीय पवन सर जी ने बोला था कि हम बीच में समीक्षा भी कर। जी जी रमेश शरद भाई, बुलेन साहब को नागपुर में जो गाय की ट्रेनिंग लेने आए थे ना, गाय की, हाँ जी शरद भैया जब बोलिए, आपकी आवाज कट रही है। वो गाय की ट्रेनिंग लेने आए थे ना साहब, हाँ हाँ, रमेश मैं जी रमे वहाँ ले आए तो रमेश उसका विषय में बताया नहीं उन्होंने। रमेश चंद मेहरा जी को आमंत्रित कर लें क्या? वो जो जी जी, नागपुर से जो ट्रेनिंग लेके हाँ आए हैं। नागपुर से जितने, हाँ जी जी जी। आदरणीय शरद वर्मा जी का ये प्रस्ताव है सदन में कि आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी जो नागपुर से गौ पालन की ट्रेनिंग लेके आए हैं, मैं तो वो आए और अपना अनुभव शेयर करने का कष्ट करें। आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी, नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश से। जी ओम। सदर को सादर नमन। हम मध्य प्रदेश से 6 लोग उस शिविर में गए हुए थे। नर्मदापुरम से 2 लोग थे, मैं और मनीष सोनी जी। इसके साथ साथ वहां पर मथुरा से, हरियाणा से, कलकत्ता से, राजस्थान से, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, मतलब अनेक जगह से लोग आए हुए थे। राजस्थान अलवर से भी थे। तो इस प्रकार से हम 32 लोग वहां पर उपस्थित हुए। 32 लोगों का प्रशिक्षण हुआ। पहले दिन के प्रशिक्षण में हम लोगों को जानकारी दी गई और मल्टीलेयर फार्मिंग किस तरह से हम कर सकते हैं, इस पर एक बहुत बढ़िया व्याख्यान हुआ, समझाया गया और पूरे वहाँ के जो संस्था है उसके संबंध में परिचय दिया गया कि ये संस्था जो है 1998 में ये संस्था वहाँ निर्मित हुई। और इस तरह से बढ़ते बढ़ते आज वहाँ पर 600 गोमाता है। और 600 गोमाता जो है वहाँ पर 68 एकड़ उनके पास जमीन है, जिसमें वो लगभग 10:30 बजे चरने के लिए जाती है और शाम को वापस आ जाती है। इस तरह से उनकी व्यवस्था और उनके लिए घास वगैरह वहां पर लगाया गया है। और उनको सुबह जब हम लोग उठते हैं तो पहली बार हमने देखा कि वहां पर नाश्ता के बाद गौ माता की आरती होती है और गौ माता के महत्व को समझाया गया। सुबह ही सुबह दूसरे दिन हमसे कहा गया कि आपको सुबह उठ करके 5 बजे वहां पर श्रमदान करना है। और श्रमदान में हम लोगों से कहा गया कि सबसे पहले हमको गोमूत्र को पकड़ना है। गोमूत्र पकड़ना यानी जमीन पे गिरने के पहले उसको एकत्रित करना है। 2 गौशाला है, लगभग प्रतिदिन वहां पर 28 से लेकर के एक गौशाला में 28 लीटर, दूसरे में और कभी कम कभी ज्यादा लगभग 50 लीटर गोमूत्र वहां पर प्रतिदिन एकत्रित किया जाता है। वहां पर सुबह 5:30 बजे से उनके जो वहां पर कार्यकर्ता हैं वो आ जाते हैं, साथ में प्रशिक्षणार्थी भी को भी ले जाते हैं और बताते हैं किस तरह से हमको गोमाता को उठाना है, आवाज नहीं करना है और फिर उनके गोमूत्र को पकड़ना है। उस गोमूत्र को पकड़ करके उसको जो है आसव के लिए ले जाते हैं। फिर उसका जो है वो अर्क निकालते हैं। अर्क के साथ साथ जो बचा हुआ है उसके जो है जो क्षार बच जाता है उसकी गोलियां बनाते हैं। तो इस तरह से पूरे के पूरे जितना भी हमने निकाला है, जैसे 15 लीटर गोमूत्र जब बनाएंगे तो 7.5 लीटर अर्क निकलेगा उसका। बाकी का जो है उसका दूसरा अन्य उपयोग होगा। फिर इसके बाद गौशाला को जो है वो गोबर को एकत्रित किया जाता है, उसको भी हमने श्रमदान किया। फिर दूसरे दिन जो है उसी दिन हमको किस तरह से गोबर का अधिकतम उपयोग हो
तो सबसे पहले गोबर को जो है गोबर गैस में डाला जाता है। गोबर गैस से उसकी स्लरी से केचुए पाले जाते हैं, केचुए के साथ सीधा सीधा, और फिर वहां पर जो है हमको वर्मी कंपोस्ट बनाने का प्रशिक्षण दिया गया कि वर्मी कंपोस्ट बिना गड्ढा बनाए, बिना प्लास्टिक के उपयोग किए भी हम वर्मी कंपोस्ट बिना पैसे के बना सकते हैं। मतलब सीधे सीधे आप बेड डाल दीजिए और उस पर जो है यदि आपके पास वर्मी केचुए हैं तो केचुए को डाल दीजिए, और यदि केचुए नहीं है तो जो गोकृपा अमृतम है उसको छींच दीजिए, तो गोकृपा अमृतम से भी अपने आप जो है केचुए का प्रादुर्भाव हो जाता है, ऐसा उन्होंने बताया। और फिर जो है केचुए यदि बढ़ जाते हैं तो वहां पर हमने देखा कि लगभग लगभग इस तरह से इस सीजन में भी 65 करीब इस तरह से लाइन में जो है बन रहा था, ये वर्मी कंपोस्ट बन रहा था। साथ में वर्मी कंपोस्ट के साथ ही साथ वहां पर जो स्लरी है उसके जलाने के लिए लड्डू बनाए जा रहे थे। मतलब इस तरह से जैसे हमारे यहाँ कंडे बनते हैं, इस तरह से लड्डू बना बना करके उनको जो है रखा जा रहा था, उसका उपयोग होता। फिर जो दूसरा हमको गोबर पकड़ने का भी कहा गया कि गोबर को भी पकड़ते हैं, और जो गोबर पकड़ते हैं उससे वो चारकोल जैसा बनाते हैं, उसको हम बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में उस गोबर को कंडे बना करके उनको चारकोल के रूप में उसको परिवर्तित करते हैं, ढक देते हैं। एक 2.5 बाई 2.5 का 1.5 बाई 1.5 का एक गड्ढा रहता है, उसमें जो है ऊपर से उसको बिल्कुल थोड़ा अग्नि प्रज्वलित करके, और जब वो अच्छी जलने लगे तो ऊपर से उसको ढक देते हैं और फिर पूरा जो है बंद कर देते हैं उसको, वो अपने आप जलते रहता है। दूसरे दिन उसको निकालते हैं तो जो अच्छे जल चुके कंडे हैं उनके उसको उस भस्म को ले लेते हैं और उसका उपयोग भिन्न भिन्न उसमें करते हैं। पहला तो हम करते हैं मंजन के रूप में, दूसरा उसका उपयोग करते हैं ये जो धूप बत्ती बनाते हैं उसमें, और भी दूसरी चीजें, धूप बत्ती है, फिर जो है मतलब मच्छर भगाने के लिए जो बनाते हैं उसमें करते हैं। तो इस तरह से हम उसका उपयोग करते हैं। फिर वहां पर जो हमने देखा कि जो बहुत सारे मटके में भिन्न भिन्न तरह की जो है कीट रक्षक, मतलब कीट को भगाने की, कीट मारने की नहीं, कीट से बचाव करने की जो है वो दवाइयां बनी हुई रखी हुई थी, उनको हमने देखा। तो अलग अलग तरह से 7 पर्णी था कुछ जो है उनको। अच्छा, एक बात और है कि इन सब के प्रमाणित चीजें हैं, क्योंकि उनको इस पर पेटेंट मिला हुआ है। एक अमृत जल बनाना बताया। अमृत जल में जैसे हम ये जो बनाते हैं जैसे अपन बनाते हैं गोकृपा, अमृत जल में मिलाते हैं केवल गोबर, गोमूत्र और गुड़, बस इस पर ही उनको मिला हुआ है। उसमें और कुछ ना दाल मिलाते ना कुछ मिलाते। उस संबंध में हमने जब उनसे पूछा कि हमको तो ये बताया जाता है कि इसमें मिट्टी भी मिलाई जाए, इसमें जो है दाल भी मिलाई जाए, तो उनका कहना ये पड़ रहा था कि जब हम उसमें दाल मिलाते हैं तो उसमें जो है फंगस आने की संभावना रहती है। तो फंगस से नहीं आए इसलिए केवल जो अमृत पानी है वो केवल ये 3 चीजों से ही बनाते हैं, गुड़, गोमूत्र और गोबर, और इसका ही जो है टॉप ड्रेसिंग भी कर सकते हैं और साथ में इसको डेंचिंग भी कर सकते हैं, यानी ऐसे भी फैला सकते हैं। इसके बाद फिर उन्होंने हमको जहां पर उनके पंचगव्य जो बनता है वहां पर ले गए। पंचगव्य में हमको किस तरह से अलग अलग चीज बनाई जाती है, जैसे कि वैभव जी ने कहा था कि आसव किस तरह से बनाते हैं, उस तरह से बहुत सारे आसव बन रहे थे वहां पर, वो बताया गया। हमको बहुत अद्भुत चीज लगी जो था सत धुत घृत। ये सत धुत घृत जो है वो बहुत हमको तो बड़े सभी को लोगों को बड़ा आश्चर्य लगा कि घी को जो है बर्फ के पानी में धोया जा रहा है, और ये जब ये जानकारी लगी कि ये बढ़ कर के उसकी कीमत जो है लगभग 1/2 किलो घी जो है वो 1 किलो घी बन जाता है, और वो क्रीम के रूप में बिकता है, और वो इतना महंगा बिकता है कि वो लगभग लगभग 8 से
8-10 हजार रुपए किलो घी हो जाता है। मतलब वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कीमत उसकी हो सकती है, कौन कितने में बेचेगा, पर उसमें यह है परिश्रम बहुत है। लगभग 25 मिनट तक घिसते हैं ठंडे पानी में, फिर बदल देते हैं, फिर 25 मिनट घिसते हैं। इस तरह 2-3-5 दिन तक एक क्रिया चलती, क्योंकि उसको 100 बार धोना पड़ता है, इसीलिए उसका नाम रखा गया है। पर वो बहुत अद्भुत चीज थी और उसको हमने वहां पर देखा महंगा। और वहां पर जो है दूध का भी इस तरह से अलग अलग उपयोग होता है। ज्यादातर जो है दूध वहां पर दवाइयों के रूप में ही जो है जहां जरूरत होती उसमें उपयोग करते हैं। गोलियां बनाई जाती विभिन्न तरह के। तो इस तरह से वहां पर ये पूरा हमने देखा। खेतों को किस पत्थर जो खेत थे जिन्हों जो बिल्कुल उन पत्थरों के खेतों को केवल अपने जो है वर्मी कंपोस्ट और कंपोस्ट से किस तरह से सुधारा गया, तो पत्थर पे जो है फसल पैदा कर रहे हैं। ये भी हमें वहां पर देखने को मिला। हम लोगों ने खुद ने जाकर के खेतों में जाकर के पत्थरों को फेंका। बड़े बड़े पत्थर निकलते हैं, बड़े बड़े पत्थर तो ट्रैक्टरों से उन्होंने निकलवा दिए, परंतु जो बाकी के जो छोटे पत्थर हैं उनको हम लोगों ने बिना प्रशिक्षण में ये बताया जाता है। और वहां पर लगभग उन्होंने कई ट्रक मिट्टी ला ला करके उस खेत को बनाया है और उपजाऊ बनाया। तो इस तरह से वहां पर बहुत, फिर अगले दिन हमको भिन्न तरह की जड़ी बूटियों के संबंध में जानकारी दी गई। हमको वहां पर धूप बत्ती, अगरबत्ती, मूर्ति बनाना भी बताया गया। तो इस तरह से बहुत सारी चीजों को हमें वहां समझाया गया। हमने उसको बनाने के लिए पुस्तकें भी खरीद के लाए। उनको उसके माध्यम से हमको जो समझ में आया है, अभी वर्षा के कारण हम यहाँ कुछ कर नहीं पा रहे, परंतु जैसे ही वर्षा जो होगी तो हम भी अपने इस गोमूत्र को पकड़ेंगे, गोबर को पकड़ेंगे। पकड़ने का मतलब ही है कि हमको उसे जमीन पे गिरने से पहले ही उसको करना है और उसको बढ़िया अच्छे तरीके से छान करके, मतलब उसमें एक भी कंकर वगैरह नहीं होना चाहिए। तो इतनी उच्च कोटि की दवाई बनती है। पूरे जंगल में जो गाय चर के आती है, वो जो उनमें विभिन्न तरह की जो घास फूस खाते हैं, औषधि खाते हैं, तो उनका जो अर्थ है वो बहुत गुणवत्ता युक्त होता है। तो इस तरह से हमने वहां पर 5 दिन बिताए। बहुत अच्छा लगा, प्रशिक्षण भी बहुत सुंदर हुआ। और हमारे साथी जो है मनीष जी, वो खुद यहाँ पर मूर्ति बनाने लगे। आते से ही पहले भी वो बना रहे थे और अभी भी बनाने लगे हैं। और वो इस गणपति उत्सव के समय उनका लक्ष्य है कि लगभग हम 200-300 मूर्ति बना करके बेचेंगे। ये काम वो कर रहे हैं। ओम जी बहुत जी बहुत साधुवाद आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी। आपने अपना जो नागपुर में गौशाला का प्रशिक्षण लेके आए हो और वो आपने शेयर किया सदन में, बहुत और अच्छी तरीके से किया। और सदन में उपस्थित हमारे भाई बहन का कोई अगर सवाल हो, जो हमारे आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी ने जो प्रस्तुतिकरण किया है उसके बारे में अगर किसी का कोई सवाल हो तो आप अनम्यूट करके अपनी बात रख सकते हैं। भाई साहब, वैभव भाई गो जी आदरणीय शरद जी, जी हमारे इसके बाद हम जी ओम, चीफ गेस्ट को, जी ये सदन में आदरणीय शरद वर्मा जी। ये गो अमृत बनाना कैसे बताया था रमेश सर जी, बताएं थोड़ा सा। पूछे भैया, पुनः पूछे, प्रश्न फिर से तो पूछे। आपको गो अमृत बनाना बताया था उन्होंने बगैर दाल वाला, वो कैसे बताया था? जो जो अमृत पानी जो है उसमें गोड़, गोबर और केवल गोमूत्र 3 चीज मिलाते हैं बस अमृत पानी में खेत के लिए। और गोघृत धुत जो है कितना कितना लेंगे उसको? वो 10-10 लीटर लेकर के, और उसमें एक किलो जो है गुड़, 10 किलो गोबर, 10 लीटर गोमूत्र और 1 किलो गुड़ बस। और इसको 7 से 10 दिन तक रखते हैं और इसके बाद उसको उपयोग कर लेते हैं। पानी कितना मिलाते हैं? 10-10 लीटर, जैसे 10 लीटर गोमूत्र, 10। नहीं, अभी पानी नहीं मिलाते। जब ये पक जाता है उसके बाद इसको आप वैसे भी
200 लीटर में मिला करके फेंक सकते हैं, अथवा ऊपर का ऊपर का जो है पानी हम मिलाते हैं तो ऊपर का पानी अपन स्प्रे भी कर सकते हैं। जी जी। हाँ। आदरणीय भगवान दास जी, कुछ जी। आपका कोई सवाल हो? जी आदरणीय, ओम सभी को अभिनंदन। हाँ, तो इसकी मात्रा पूछ रहा था मैं कि कितना एक पंप में कितना डलेगा जी गौ कृपा अमृतम? 1 लीटर। 1 लीटर एक पंप में? हाँ, 15 लीटर, 15 लीटर 15 में? लीटर में 1 लीटर डाल के इसका स्प्रे अपन कर सकते हैं। तो इसको पहले 200 लीटर पानी में मिला लेंगे, फिर 1 लीटर डालेंगे? जी 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 आदरणीय। ऐसा नहीं, 200 लीटर में मिलाने के बाद, 200 लीटर में हम मिलाने के बाद तैयार कर लेंगे, फिर 1 200 लीटर में लीटर सीधा जी उसको जी कर अपन 200 लीटर में जब घोरेंगे तो ऊपर जो पानी बच आता है उसको अपन पंप में लेकर के कर सकते हैं। उसमें उसमें पानी नहीं मिलाना है क्या? हाँ, वो तो पानी अपन ने मिला ही दिया। हाँ, यही कह रहे हैं भगवान दास जी, कुशवाहा जी, ये कन्फर्म कर दिया है मेहरा जी ने कि जब हम 200 लीटर ड्रम में पानी मिला करके और वो जब हम बनाते हैं तो वही फिर ड्रम का पानी लेकर के हमें सीधा छिड़काव करना है, स्प्रे करना है। जी धन्यवाद। आज हमारे जो इस युगहार कार्यक्रम के चीफ गेस्ट हैं आदरणीय वैभव ठाकरे जी, तो मैं आदरणीय रंजना बहन जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आएँ और आदरणीय वैभव ठाकरे जी को आमंत्रित करने का कष्ट करें। जी आदरणीय, धन्यवाद भाई साहब। आज के हमारे मुख्य अतिथि है आदरणीय वैभव भाऊ ठाकरे, राहणार बगड़, जिला यवतमाल, महाराष्ट्र से है। वैभव भाऊ का स्वागत है दैनिक योगार में। पहले भी वैभव भाऊ जुड़ चुके थे, अब ये दूसरी बार है। तो वैभव भाऊ का बहुत ही सुंदर कार्य महाराष्ट्र में, यवतमाल जिले में चलता है। वैभव भाऊ का हम बता भी नहीं सकते कि उन्होंने कितने सारे किसानों को जैविक प्रशिक्षण दिया है, और उन्होंने शिविर भी लगाए हैं गांव-गांव में, वाशिम, चाहे महाराष्ट्र में हो, अपने यवतमाल जिले में भी हो, तो वहां पर भी। और उन्होंने किसान बहुत प्रेरित कर रहे हैं, और 1000 तक तो अभी तक किसानों को प्रवृत्त किया है। और उनका ये शिक्षण जैसे हफ्ते-हफ्ते में ही चलता है। वो चाहे कोई भी किसान के खेत में जाते हैं और वहीं पे उनको जो औषधि हो, जो दशपर्णियार को, वो सब करने का विधि बताते हैं। और उनके साथ वो किचन गार्डनिंग का भी काम करते हैं। और दीनदयाल प्रबोधिनी यवतमाल संस्थान के वो मेंबर भी है। तो आगे का उनका जो सफर है वो वैभव भाऊ से ही हम सुनेंगे। तो वैभव भाऊ, आप आमंत्रित है। जी ओम। जी ओम। आदरणीय सभी को प्रणाम जी। रंजना दीदी ने तो अभी परिचय बताया ही है। जो यवतमाल की हमारी शाश्वत स्थिति सेवा प्रतिष्ठान दीनदयाल प्रसारक मंडल यवतमाल, जो कि किसानों के लिए या ऐसे अलग अलग प्रोजेक्ट पर काम करती है, और अभी हमारा जो किसानों के लिए काम चल, जैसे दशपर्णी अर्क है, जीवामृत है, गोकृपा है, वेस्ट डिकम्पोजर है, गोमय रस है, और फिश ऑयल है, बेल अर्क है, बाजरी का कीटकनाशक है। ऐसे बहुत सारे अभी तक 27-28 प्रकार के हम दवाई बनाकर किसानों को सिखा चुके हैं, और किसान अभी उसका जो वापर कर रहे हैं, तो उनको रिजल्ट इतना अच्छा मिल रहा है कि जो एक बार वापर करता है वो तो किसान दूसरे किसान को भी बोल देता है कि आप कृषि सेवा केंद्र से लाने से अच्छा यही स्प्रे कीजिए। अभी वाशिम जिले में हमारा काम चालू है, यवतमाल जिले में है, इधर घाटंजी और केड़ापुर तालुका है, उधर काम चालू है। नेर तालुका, दारवा तालुका, कारंजा, मंगरूळ, ऐसे सभी तरफ काम चालू है। तो हर इधर एक कार्यकर्ता रखा है, उनको मार्गदर्शन करना है, और हम हर गांव में हर किसान के खेत तक जाकर उन्हें माहिती सब देते हैं। जैसे कि अभी किसानों को सबसे बड़ी समस्या अभी चल रही है कि फूल झड़ रहे हैं अभी बारिश की वजह से।
तो उनके लिए अभी हमने जो एक दवाई बनाई है, जो महुआ रहता है, जो फल है महुआ, उससे हमने एक एसिड बनाया जिससे जिब्रेलिक एसिड भी उससे मिल जाता है और फूल भी अच्छी तरह से और फल की धारणा भी अच्छी होती है। तो उसके लिए जो है हम अभी कोई किसानों को महुआ मिल जाता है, कोई किसानों को नहीं मिलता। जिनको नहीं मिलता उनको सप्तधान्य अंकुर बताते हैं, जिनको महुआ मिलता है उनके वास्ते वो महुआ से ही दवाई कैसे बनाना है वो सिखाते हैं। और एक फिश ऑयल बनाया हमने मछली से, तो उसका रिजल्ट इतना अच्छा है कि जो किसान की फसल खराब होती है या बढ़ती नहीं है, उसके लिए तो एक वरदान ही है वो। कि जैसे कृषि सेवा केंद्र से हम अलग अलग प्रकार के टॉनिक लाते हैं, कुछ दवाइयाँ लाते हैं, तो उससे अच्छा तो ये कहीं गुना अच्छा है और खर्चा भी एकदम बजट में बैठता है। और स्प्रे के मामले अगर देखिए एक पंप के लिए, तो जो कृषि सेवा केंद्र की दवाई जो वापर करते हैं उसी प्रकार से इसका वापर है। यानी कि जैसे एखादा टॉनिक अगर लाते हैं, जैसे कि एखादा समझ लीजिए अपने को ह्यूमिक एसिड लाना है और एमोनिया एसिड है, जिब्रेलिक है, ऐसे जो एसिड है उसका 50-100 मिली से स्प्रे करना पड़ता है। लेकिन हमने जो ये दवाई बनाई है फिश ऑयल, वो फिश ऑयल सिर्फ प्रति पंप 25 से 30 मिली डालना पड़ता है। यानी कि 20 लीटर का पंप अगर होगा तो 30 मिली और 15 लीटर का होगा तो 20 मिली। 1 से 1.5 मिली सिर्फ 1 लीटर के लिए हमें स्प्रे करना पड़ता है उसका। और जो अब कोई किसान जो नैसर्गिक खेती कर रहा है, अपनी प्राकृतिक खेती, उनके पास में जो खेती है वो खेती तो रासायनिक वाली है। और वो जो तणनाशक या किसी स्प्रे का वापर करते हैं, तणनाशक से बहुत से किसानों की पलट अपनी कपास खराब हो जाती है। तो उनके लिए तो एक वरदान ही है कि पूरे ऐसे पपीते की जैसे अगर पत्ते हो जाती है और उसका स्प्रे करते हैं तो 3 दिन में फ्रेश माल दिखता है, कि जैसे कि कुछ इस पर रोग आया ही नहीं हो। और किसानों को ये दवाई तो एक वरदान मिली है। लेकिन जैसे कि अभी ये क्या दवाई बताई अभी, गुड़ गोमूत्र और गोबर से जो दवाई बताई है, अभी हम उसे गोमय रस कहते हैं हमारे तरफ। तो उसका जो है उसका रिजल्ट 3 दिन में भी अगर वापर करते हैं उसका, तो 3 दिन में यूरिया का काम कर लेता है वो, अगर 3 दिन में वापर करते हैं। और 7 दिन के बाद अगर वापर करते हैं उसका, तो भी एक रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त है उसका। और फसल के हिसाब से अगर स्प्रे करते हैं तो कैसा है कि अगर छोटी फसल रहती है, जैसे कि 200 लीटर में मिलाकर उसका स्प्रे करना है हमें, लेकिन फसल के स्टेप देख के प्रयोग करना है। कि अगर फसल अगर पहला स्प्रे लेते हैं तो 1-1.5 लीटर 2 लीटर तक ले सकते हैं। हर स्प्रे में हम 1-1 लीटर बढ़ाते हुए जाते हैं। और जैसे कि 5 या 6वीं स्प्रे रहती है, उस वक्त हम पूरा 200 लीटर में से 20 लीटर का पंप पूरा के पूरा उसका भर लेते हैं और ऐसा स्प्रे कर देते हैं कि ज़मीन पर भी गिर जाए और फसल पर भी। यानी कि ज़मीन पर गिर जाता है तो उनके जड़ों को मिल जाता है, ऊपर से तो पत्तों को मिल जाता है। जो रोग है, छोटी मोटी फंगीसाइड आती है वो भी निकल जाती है गोमूत्र की वजह। लेकिन इसका स्प्रे जो करते हैं उसके स्प्रे के लिए सबसे अच्छा जो वक्त है सवेरे 6 से लेके 10 बजे तक और दोपहर से 3 बजे से 6 बजे तक। क्योंकि दोपहर में अगर इसका स्प्रे करते हैं उसमें गोमूत्र की मात्रा 10 लीटर रहती है। यानी कि 200 लीटर के हर 10 लीटर के पीछे हर 20 लीटर के पीछे 1 लीटर 1 लीटर अगर हम पंप में स्प्रे करते हैं तो उसमें जो यूरिन है, जो एसिडिक है गोमूत्र, उससे पलाटिक के अपने कपास के रहो या सोयाबीन या अन्य कोई फसल हो, उसके पत्ते खराब होने की संभावना रहती है। क्योंकि धूप से पानी सूख जाता है, गोमूत्र सूखता नहीं है। और गोमूत्र अगर कोई जगह पर रुक जाए तो पत्ता जल जाता है। इसीलिए उसका स्प्रे करते हैं तब हमें दोपहर में धूप अगर रहते है तो स्प्रे नहीं करना है उसका, सवेरे या 3 बजे के बाद। और उसके बाद जो है अंडा संजीवक बनाते हैं,
जो कि 1 एकड़ के लिए हम 1 लीटर छाछ लेते हैं, 3 अंडे लेते हैं, 3 दिन उसे रख के उसका स्प्रे करते हैं। उसके स्प्रे से भी जो है एक पीक संजीवक है वो। जैसे कि आदमी महासुदर्शन काढ़ा लेता है और बीमार रहता है तो उठ जाता है, जैसे कि गुड़वेल का काढ़ा लेता है और आदमी उठ जाता है, वैसे उसके लिए एक संजीवक है वो। और उसके बाद हमने एक कॉपर लिक्विड बनाया है, जो छाछ से ही बनाया है। छाछ और कॉपर का बर्तन जो रहता है या कोई इलेक्ट्रिक तार के अंदर से तार निकाल के उससे बनाया है। अब वो 10 दिन तक हम रखते हैं, लेकिन एक प्रयोग हमने अभी करके देखा है कि उसमें 1 महीने से ज़्यादा रखा तो वो लिक्विड जो है, जो दही है वो नीला हो चुका है। और नीला होने के बाद उसका जब स्प्रे किया तो तीसरे ही दिन इतना ज़बरदस्त रिजल्ट मिला कि किसानों के फ़ोन आने लगे कि अच्छी बढ़ होती है। हर किसान को हमने 100 मिली 200 मिली ऐसे 2-2 3-3 पंप के लिए दिए, क्योंकि पैसे किसी से लेते नहीं है, बेचते नहीं है, तो इतनी दवाई तो एकदम से किसानों को दे नहीं सकते। लेकिन जो किसानों को दवाई दी 1 पंप की 2 पंप की, अब वो किसान खुद से बना रहे हैं। फिश ऑयल हमने 5 लीटर बना के किसानों को दिया, 1 पंप का 2 पंप का, किसी को 3 पंप का फसल देख के। आज उन्होंने खुद 4-4 5-5 लीटर के बनाकर किसानों को वो भी दे रहे हैं। यानी कि कम बजट में, जैसे कि अब मार्केट में मच्छी अगर बोले तो अब उसके भाव तो मालूम नहीं है, लेकिन जो खराब नहीं रहती है वो खराब मच्छी से भी बना सकते हैं, या सबसे सस्ती जो मच्छी मिल जाती है खराब बारीक वाले, वो भी ला के हम बना सकते हैं। अब वो अगर बनाने का है हमें, तो 1 किलो मछली अगर लेते हैं तो 1 किलो ही गुड़ लेना है, और मछली में वो गुड़ डाल के एक प्लास्टिक के बैरल में भर के हमें 1 महीने के लिए रखना है। और 1-2 दिन में उसमें लकड़ी का घोल देना है। 1 महीने के बाद जब वो तैयार होता है, उसमें पानी की 1 बूंद भी हमें डालनी नहीं है। 1 महीने के बाद जब वो गुड़ से जो पानी हो जाता है पूरा मछली का, तो वो लिक्विड हमें सिर्फ 20 लीटर के पंप के लिए 30 या 35 मिली लेना है, और 15 लीटर के पंप के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 मिली लेना है। कोई भी फसल पर स्प्रे कर सकते हैं। फसल की जो फसल की ग्रोथ नहीं हो रही है, जो फसल बढ़ती नहीं है, वो भी बढ़ जाएंगे। हर 10-15 दिन में अगर स्प्रे करेंगे इसका, तो अच्छी तरह से फसल भी बढ़ेंगी, ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी। और जो छोटी मोटी कीड़ रहती है वो कीड़ भी नहीं आएंगी उस पर, और उससे एक और सुरक्षा हो जाएगी कि कोई ऐसे कुछ जानवर है कि फसल को नुकसान नहीं देती है बदबू की वजह। तो जब बनाते हैं तो 4-5 दिन उसकी सिर्फ बदबू आती है, उसके बाद उसकी बदबू भी नहीं आती है, कुछ भी नहीं। एक ज़बरदस्त जिब्रेलिक एसिड, हमें अमोनिया एसिड मछली में जो ज़्यादा रहता है अच्छी तरह से मिल जाता है। और अभी बहुत से किसान तणनाशक का वापर कर रहे हैं। अब अपने तो जो नैसर्गिक खेती करते हैं वो तो दवरे और निन्ना जो यानी कि खुरपना जो हमारा वो कर लेते हैं। लेकिन ये साल बरसाती इतनी है कि सोयाबीन नहीं बढ़े है, कोई फसल नहीं बढ़ी जगहों पर, ही है क्योंकि धूप नहीं मिल रही है उनको, जड़ों को काम करने के लिए जगह ही नहीं मिल रही है। फिर भी जो हम अपने स्प्रे जो है, ये स्प्रे हम जैसे टाइम मिल जाता है, पानी खुल जाता है, वैसे ही स्प्रे कर देते हैं, तो फसल इतनी अच्छी बढ़ रही है। हमने एक भू सुधारक जल बनाया है। वो भू सुधारक जल इतना पेड़ के लिए रहो या कोई फल के पेड़ रहो, कोई फसल रहो, बढ़ होने की इतनी ज़बरदस्त बढ़ते हैं और फल धारणा इतनी ज़बरदस्त होती है। तो हम वो किसानों को 1 लीटर फ्री दे रहे हैं। जैसे कि गोकृपा है, गोपाल भाई सुतारिया गुजरात के जो है, उन्होंने जैसे 1-1 लीटर दे के सबको ऐसा बोला है कि आप ये बेचो मत, किसानों के लिए फ्री में दीजिए। वैसे ही हम हमारा ये भू सुधारक जल किसानों के लिए फ्री में देते हैं 1-1 लीटर। हर किसान को 1 लीटर दे के उनको बोलते हैं कि आप इसका घोल बनाइए, ईर्जन लगा लीजिए, इसमें से 2-4 लीटर निकाल कर आप कोई किसानों को दे सकते हैं। और उसका स्प्रे जो है हम पूरे 20 लीटर का पंप भर के कोराई कर डालते हैं कोई भी फसल पर, उससे कुछ फर्क गिरता नहीं है। ज़मीन पर जितना गिरेगा उसमें केंचुए तैयार हो जाएंगे,
जो मित्र जीवाणु जो है अपने वो तैयार हो जाती है। और बुरशी तो ऐसे कि बुरशी का पूरा नाश ही कर डालती है। हमें जो आवश्यक बुरशी है वही सिर्फ जमीन में रहेंगी, जो हमें काम की नहीं है वो बुरशी पूरी खत्म हो जाती है उससे। और जीवामृत जो है, अब जीवामृत तो सभी बहुत से किसान बनाते हैं, लेकिन हर किसी के बनाने की अलग अलग टेक्निक है। कोई चने का आटा डालकर बनाता है, तो कोई गेहूं का डाल के बनाता है। हमने सभी प्रकार के बनाए हैं, और सभी प्रकार के बनाने के बाद उसमें से 2-3 ही सिलेक्ट किए हैं। और एक जो बनाया है कि उसमें दही भी नहीं डाला है, और एक इसमें बेसन नहीं डाला है, यानी दोनों इसमें एक एक आइटम कम करके डाला है कि उसके रिजल्ट क्या आते हैं। रिजल्ट दोनों के भी अच्छे हैं, लेकिन दही अगर डालते हैं हम या छाछ डालते हैं, वो हमें एक यूरिया का काम कर लेता है, दूसरी बात फंगिसाइड का काम कर लेता है, उसके वजह वो हमें जमीन में होना है। और बेसन जो है कि कोई किसान बोलता है कि फंगिसाइड या बुरशी बढ़ जाती है जमीन में डालने से, लेकिन बेसन हम किस लिए डालते हैं जीवामृत में, कि जीवामृत में जब जीवाणु तैयार होते हैं, वो जीवाणु के लिए कुछ तो भी खाने के लिए चाहिए, तो ये बेसन उनका खाद्य है, उसके लिए हम ये बेसन उसमें डालते हैं। जैसे जैसे बेसन घुलते जाएंगे, जीवाणु खाते जाएंगे, अब जैसे कि सुभाष जी पालेकर ने बताया है, अपने ताराचंद बेलजी गुरु जी है वो भी बताते हैं कि गाय के गोबर में 1 ग्राम गोबर में 300 से 400 करोड़ बैक्टीरिया है। तो हम तो 5 किलो 10 किलो गोबर डाल देते हैं, तो कितने बैक्टीरिया हो जाएंगे, उसमें खाने के लिए कुछ तो लगेगा, उसीलिए वो बेसन डालते हैं। तो बेसन से बुरशी गिरशी ऐसे कुछ बढ़ती नहीं है जमीन में, क्योंकि 7 साल से हम डाल रहे हैं खेत में, तो अभी तक तो कुछ उसके साइड इफेक्ट दिखे नहीं है। जब 200 लीटर में ये 200 लीटर 1 एकड़ के लिए डालते हैं, और स्प्रे के लिए हम पहला स्प्रे उसका 1.5 लीटर का करते हैं, दूसरा स्प्रे 2.5 लीटर का करते हैं, तीसरा स्प्रे 3 या 4 लीटर तक लेते हैं, पांचवा स्प्रे 5-6 लीटर तक लेते हैं। और जब फसल अच्छी हो जाती है बड़ी, तो हम 10 लीटर जीवामृत और 10 लीटर पानी लेते हैं, उससे स्प्रे कर देते हैं। तो उससे एक होता है कि फसल पर जो गिरती है तो पत्ते अच्छे फ्रेश रहते हैं, जो अन्न द्रव्य मिलना चाहिए वो पत्तों से मिल जाता है, जो जमीन पर गिरता है जमीन में के जीवाणु को मिल जाता है, अच्छी तरह से ग्रोथ होती है फसल की। और दशपर्णियर के किसान, बहुत से किसान बोलते हैं कि बहुत तकलीफ है ये बनाने में, तो उनको हम ताबड़तोड़ दवाई कैसी बनाना है वो भी बताते हैं, कि जैसे कि अब अग्निअस्त्र है, नीमास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है। अब ये हर अलग अलग रोगों पर बनाना है, लेकिन दशपर्णी का ऐसी कि हर रोग पर चलती है, क्योंकि 60% टॉनिक 40% उसमें कीड़ नियंत्रण है। और कीड़ नियंत्रण जो है, अब कीड़ नियंत्रण बोलने के बाद बहुत से किसान हमें बोलते हैं आपके पास कीड़नाशक नहीं है, कीड़ नियंत्रण है। तो जो अपने मित्र जीवाणु जो है, अगर कीड़नाशक मारते हैं तो मित्र जीवाणु भी मरते हैं, और कीड़ नियंत्रण अगर मारते हैं तो मित्र जीवाणु पर कोई फर्क गिरता नहीं है। लेकिन शत्रु जीवाणु जो है वो जीवाणु अपने खाना बंद कर देते हैं, जो उनका मुंह बंद हो जाता है ये बदबू से, और जैसे वो खाना बंद कर देते हैं, अब अपने जैसे इंसानों में जैसे 2 वर्ग गिरे हैं, एक मांस मच्छी खाने वाले हैं, एक नहीं खाने वाले हैं, एक गले में माला डालने वाले हैं, तो एक बकरा काटने वाले हैं। वैसे ही अपने मित्र जीवाणु है कि शत्रु जीवाणु है वो शाकाहारी है, वो पूरी तरह से पत्ते अपनी फसल खाती है, लेकिन जो मित्र जीवाणु है अपने, वो है पूरे मांसाहारी, वो पूरे खा लेते हैं वो जीवाणु को, जो शत्रु कीड़ है। अगर हम कीड़नाशक मारते हैं तो पूरे मित्र जीवाणु और शत्रु जीवाणु दोनों जो फसल के लिए आवश्यक है वो भी मरते हैं, और जो घातक है वो भी मरते हैं। लेकिन कीड़ नियंत्रण अगर करते हैं तो सिर्फ जो शत्रु जीव है वही घायल हो जाएंगे, और अपने मित्र जीव उनको खा लेंगे। उससे जो चिड़िया है, अलग अलग पक्षी खेत में आके बैठते हैं, रासायनिक मारते तो खेत में पक्षी बैठते नहीं है, क्योंकि उसकी बदबू, और वो अगर उसकी फसल भी खाते हैं तो उनको भी धोखा ही है।
लेकिन अपनी जो फसल पर स्प्रे करते हैं उसमें मूंगी से लेके जो अपने चिटिया, छोटे छोटे चिड़िया है, कौवे, ऐसा सभी पशु पक्षियाँ आते हैं और वो कीड़ उठाकर खा लेते हैं। अब वो अगर कीड़ खा रहे हैं तो हमें काम क्या करना है? प्रकृति ने सब कुछ बनाया है, उनका खाद्य उनके खाने देना है। अगर वो खेत में बैठते हैं, उनके लिए पक्षी थामे बनाते हैं या खेत में अब पेड़ रहते हैं तो किसान खेत में बराबर बैठ जाते हैं। जहाँ पर वो बैठते हैं कम से कम एक मेरे अंदाज से, तो अभी मैंने तो इतना अभ्यास तो नहीं किया, लेकिन मेरे एक अंदाज से कि कम से कम 10-15 फुट के अंतर ऐसे चौफेर में वो पूरी इल्लियाँ खा लेती है। अगर एक खेत में अगर 100 चिड़िया बैठती है तो कितने खा लेंगे? तो हमें कीटनाशक का कुछ काम है नहीं। फिर भी किसानों ने ऐसा बोल बोल के हमने बाजरे के आटे से कीटनाशक बनाया। अब उसका रिजल्ट तो एक ऐसा मिला हमें कि कोराजन फेल है उसके सामने, क्योंकि कोराजन पर जो प्रक्रिया होती है, कोई आड़े टेढ़े केमिकल डाले जाते हैं उसमें, जो इंसानों के लिए भी घातक है, फसल के लिए भी घातक है, जो उससे फसल निकल के खाते हैं हम उसमें भी वो घातक ही है हमें। लेकिन बाजरे के आटे से जो हम बनाते हैं उससे तो एक इतना जबरदस्त रिजल्ट है और साइड इफेक्ट कुछ नहीं, खर्चा कुछ नहीं। 30 रुपये खर्चा में हमें 9 लीटर दवाई मिल जाती है और एक पंप के लिए हमें सिर्फ 20 लीटर के पंप के लिए 50 से 60 मिली और 15 लीटर के पंप के लिए 30 से 40 मिली। जो मार्केट से लाते हैं कोराजन 10,000 रुपये लीटर, 20,000 रुपये लीटर गिर जाती है और ये हमें 30 रुपये में 9 लीटर मिल रही है। यही जो किसानों को फर्क जो है, ये फर्क जो किसानों के ख्याल में आ जाएगा कि नहीं ये बात सही है। अभी एक मेरे घर की एक बात बता दो कि 2 दिन पहले हम, मेरे पिताजी और हम बैठ के थे, तो एक खर्चा निकालने के लिए हम बैठे कि रासायनिक खेती अगर हम करते थे, ये वक्त की अगर रासायनिक खेती हम करते तो हमें साल का खर्चा कितना आ जाता था। तो वो खर्चा निकाला तो हमने सिर्फ स्प्रे करना जो है उसका हमें 40, स्प्रे और खाद डालना उसका 40,000 रुपये खर्चा आता था। यानी कि गांव में सबसे कम रासायनिक डालने वाले हम ही थे पहले। अब तो डालते ही नहीं है 7 साल से, लेकिन गांव में जो डालते हैं उनके हिसाब से जो कैलकुलेशन किया तो उसमें एक ख्याल में है कि 40 से 50,000 हमारे जाते थे। और जो हमें अभी दवाई जो बनाई है या तुअर चने तक जो दवाई बनाते रहेंगे उसका खर्चा निकाला है, तो उसका खर्चा जो निकाला तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा 2,500 रुपये पूरा खर्चा आ रहा है। यानी कि 35-40,000 रुपये हमारे एक ही टाइम में बच जा रहे हैं निरत दवाई और खाद के। सिर्फ जो बरसात का जो खाद डालते वो खाद पकड़ा है, जो चने को डालते हैं या कोई फसल को डालते हैं उसका खर्चा पकड़ा ही नहीं। तो बरसात का अगर 40,000 50,000 आता है और धूप काले का गेहूँ ऐसा ऐसा जो पीक फसल डालते उसका 20-25, यानी 70-80 हज़ार रुपये हमारा अगर ये खर्चा आता है और उसमें 7 क्विंटल 8 क्विंटल का हमें एवरेज मिलता है, तो उससे अच्छा तो अपनी ये खेती में अगर 6 का ही एवरेज मिल जाता है सोयाबीन को। लोगों को अभी तो जो लोग ऐसे बोलते हैं कि हमें 10 का गिरा है 8 का गिरा है, वो सिर्फ बोलने की बात रह चुके हैं, उनको एवरेज नहीं मिलता है। लेकिन उसकी उनकी कमी कैसे बताएंगे वो, इसीलिए वो हमें 8 का 10 का एवरेज बताते हैं और आप भी खर्चा करो। हमें तो कुछ बचा नहीं है, क्योंकि इन लोगों को लिखने की आदत नहीं है। जब तक ये लिखेंगे नहीं तब तक इनको ये खर्चा समझेगा नहीं। और हमने जो खर्चा निकाला 3,000 रुपये खर्चा अगर निकल रहा है तो हमें 1 क्विंटल एकड़ के पीछे 1 क्विंटल अगर कम पकता है तो भी हमें चल जाता है, क्योंकि खर्चा कुछ नहीं, जमीन का स्वास्थ्य अच्छा, हमारा स्वास्थ्य अच्छा, हम जिसको खिलाएंगे उनका भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, यानी और समाधान मिल जाता है कि नहीं हमारी जमीन अच्छी है भाई। जब खेत में कोई नागरने के लिए एक ट्रैक्टर वाला आ जाता है तो वो भी कहता है कि नहीं बाकी की खेत बहुत कड़क है, आपका खेत बहुत नरम है। तो एक सुकून मिलता है कि नहीं अपनी जमीन नरम है। खेत में जब चलते हैं तो जमीन पंच होती है, सूखी जमीन पर भी चलते हैं तो अपने पाव पाव के सिक्के उमड़ जाते हैं उस पर। तो ये नैसर्गिक खेती, प्राकृतिक खेती जो करते हैं उसका एक रिजल्ट है ये।
और उसके बाद हमारा जो है कि सफेद मूल्य करने के लिए जो हम ये करते हैं कि बहुत से किसान सिमिक एसिड ला के डालते हैं 400-500 रुपये लीटर का। और हमने जो घर पे ही जो गाय के गोबर से कंडे बनाकर जो बनाया है उसका अगर रिजल्ट देख ले तो हमें जो रिजल्ट मिलता है उसमें से तो एक ऐसा लगता है कि जो किसान देख ले तो वो किसान बोलता है कि आपके इसमें तो रिजल्ट तो बहुत अच्छा है। और हमने जो दवाई लाया है मोल उससे अच्छा रिजल्ट इसका मिल रहा है, क्योंकि गाय के गोबर में जो घटक है वो घटक तो हमें पैसे देकर भी नहीं मिलेंगे। और बन रहे कितने रुपए में है, शून्य लागत है। 200 लीटर भी अगर बनाते हैं तो शून्य लागत है हमें, क्योंकि 20-25 गाय के गोबर के कंडे लेना है, 100-150 लीटर पानी लो, 200 लीटर पानी लो, उसमें एक बोरी में बांध के एक पत्थर डाल के उसको अंदर डाल देना है। यानी कि अगर नीचे तक जाता है 7 दिन तक उसमें पूरा 7 दिन तक पूरा वो घोल तैयार हो जाता है। और उसका अगर हम हर पंप में 5 लीटर लेके स्प्रे करना तो भी रिजल्ट मिलता है। अगर ड्रिंचिंग करते हैं तो भी रिजल्ट अच्छा है, क्योंकि सफ़ेद मूल्य इतने ज़बरदस्त हो जाते हैं कि ऐसे ज़मीन पर ऐसे पूरे सफ़ेद सफ़ेद दिखते चलते हैं जैसे जैसे स्प्रे करते हैं हम। अगर 2 स्प्रे कर ले उसके तो सोयाबीन रहो या कपास रहो या कोई भी फसल, गेहूँ रहो, कुछ भी रहो, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिल जाता है। और हमें एक किसान मिला था कि उसने बोला था कि हम फिटकरी जो रहती है उसका स्प्रे करती है। तो मुझे थोड़ा सुनने में अजीब लगा कि फिटकरी का स्प्रे करते हैं, लेकिन मैंने मेरे खेत में जब 2-3 पंप का स्प्रे करके देखा, एक पंप में 10 ग्राम डाल के उसका पाउडर बना के घोल बना के डाला, स्प्रे कर लिया, तो ऐसा एक दिमाग में लिया कि एक तो फसल जल जाएंगी, नहीं तो कुछ तो भी रिजल्ट मिल जाएगा। और घर पे कोई कुछ बोलेगा इसलिए घर पे पहले ही बोल दिया कि साइड वाले ने तणनाशक मारा है, कम ज़्यादा अपने खेत पर असर हो सकता है। तो घर वाले बोले ठीक है, बोला कुछ इलाज नहीं है बोले। उसके बाद जो 3 दिन बाद जाकर देखा तो उसका भी रिजल्ट एक बहुत अच्छा मिला। पत्ते एकदम फ्रेश हो गए, बारीक बारीक ऐसे कवले सेंडे निकल गए पूरे। बोला ये फिटकरी का भी एक प्रयोग अच्छा मिला हमें। अब हर किसी को तो नहीं बोला, लेकिन जो खुद करके देखा उसके बाद घर वालों ने भी पूछा कि कुछ खेत पर असर हुआ क्या, साइड में तणनाशक मारे तो? बोला नहीं, कुछ भी नहीं हुआ हमारे खेत पर। अगर फिटकरी से फसल जल जाती थी तो बोल देता था कि साइड के इससे होगा, और अब अच्छा हो गया तो सबको बताना है कि नहीं, इसका रिजल्ट भी अच्छा मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद में जो फिटकरी का एक रिजल्ट ऐसा है कि वो किसान को जब फोन लगा तो उसने एक बताया कि हम फिटकरी का वापर ऐसे खेत में कर सकते हैं कि जिसमें हमारी कार्बन की लेवल कम है। कार्बन मात्रा अगर ज़्यादा होती है, सेंद्रीय कार्बन की मात्रा अगर ज़्यादा होती है तो वो खेत में हमें उसका स्प्रे करना नहीं है। तो ये एक बात हमारे ख्याल में आ गई कि जिसके खेत में कर्व ज़्यादा बढ़ गया है। अब मेरी एक खेत में फसल पर जो स्प्रे किया उस पर रिजल्ट अच्छा मिला, लेकिन मैं बाकी के खेत में अभी स्प्रे किया नहीं, क्योंकि वो खेत में मैं पूरा काड़ी कचरा खेत में सड़ाता हूँ तो उसमें सेंद्रीय कार्बन बहुत बढ़ चुका है और इतनी अच्छी ज़मीन हो चुकी है कि कुछ बोलने का काम ही नहीं रहा कि ऐसा। अब अगले साल से ट्रैक्टर लगाने का काम ही नहीं मुझे, अगले साल से अपने बैल है और अपनी खेती है, बैल से ही खेती जुताई करना है, क्योंकि पहले खेती खड़ा आ चुकी थी, अब खेती पूरी जगह पर आ चुकी है, तो अब बैल से ही पूरी काम करना है खेती के। ऐसे मुझे एक रिजल्ट मिले हैं, और आपको अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। सदन में उपस्थित हमारे महानुभाव को अगर वैभव ठाकरे जी ने जो आज जी अपना ओम। अनुभव बताया है जी। वैभव जी, ये देवला पार जो गौशाला है, जी
उसमें आपने जो गोमय कहा है उस पर भी उनको पेटेंट मिला है और कीट कीट नियंत्रक पर भी पेटेंट मिला है। तो ये बात तो मतलब सिद्ध हो गई है कि इसके फायदे तो बहुत होते हैं। जी जी। जी, और दूसरी बात जो आपने कहा भू सुधारक, हाँ ये भू सुधारक कैसे बनाते हैं आप? जी, भू सुधारक जो है हमने 3-4 प्रकार के जो अपने लिक्विड है ये वाले, जो किसान हमें ईर्जन के तौर पर देती है, जैसे कि जैसे गोकृपा है, वेस्ट डिकम्पोजर है अच्छा अच्छा अच्छा। और जीवामृत है। हाँ हाँ हाँ। ऐसे जो घोल है हर कोई किसान अलग अलग प्रकार के देते हैं। जी तो हर इसमें से हमने 50-50, 100-100 मिली निकाल कर एक घोल बनाया। जी 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 और वो घोल को हमने 3-4 दिन तक सिर्फ लकड़ी से घोलना चालू किया। जी और उसके बाद उसमें थोड़ा सा गुड़ डाला जी और घोलना चालू किया। जी और फिर जो आधा लीटर जो बनाया, आधा लीटर हमने 2 लीटर पानी में डाला, जी उसमें और गुड़ डाल के उसको घोलना चालू किया। जी फिर वो जो 5 लीटर 2 लीटर जो बनाया उसका सीधा 10 लीटर बनाया। जी और 10 लीटर बना के 1-1 लीटर बना के 10 टाके में हमने डाल दिया। जी जी और उससे जो बनाया फिर उसका अलग अलग इस पर स्प्रे किया। जी तो रिजल्ट इतना जबरदस्त मिला हाँ कि जो पंचतत्व जो होते हैं, जी अगर वो एक हो जाए हाँ तो ताकत तो बढ़नी है। जी और वही उनका हो गया कि जो सबका जो जीवाणु है एक हो गए हाँ और उनकी ताकत ऐसी बढ़ चुकी है कि जमीन पर डालते हैं तो केंचुए तैयार हो जाते हैं। जी जो पेड़ फल नहीं आ रहे हैं हाँ। वैसे पेड़ को अगर डालते हैं तो उसको भी फल आ जाती है। अरे वाह। जी जी और जी जी जो पेड़ ऐसा लगता है कि अब ये सूख रहा है, हाँ यानी ये मर जाएगा, जी उसको अगर हम 5 फुट के दूर से अगर हम पानी के साथ उसको मिला देते हैं हम्म जमीन में, जी। तो वो पेड़ पेड़ भी जिंदा हो जाता है डबल से। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और वैभव जी आपने एक चीज और बताई है, वो महुआ का, है हाँ ना? महुआ हाँ के फल, है ना? हाँ तो वो महुआ के फल से आप कैसे बनाते हैं? जी, वो 1 किलो महुआ लेते हैं। महुआ महुआ लेते हैं या गुल्ली लेते हैं? नहीं नहीं, महुआ 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 जी फल जो है वो जो सुखा के शराब बनाते हैं गांव की तरफ। हाँ हाँ ठीक समझ गया, महुआ, हाँ हाँ हाँ। हाँ, वो महुआ 1 किलो लेते हैं। हम्म उसमें 250 ग्राम गुड़ लेते हैं हम्म और 3 लीटर पानी लेते हैं। जी वो तीनों मिला के 7 दिन के लिए रख देते हैं। जी और 7 दिन के बाद उसका 20 लीटर के पंप में 100 मिली से स्प्रे करते हैं। 100 ml से? हाँ, जी 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 तो उससे फूल की धारणा अच्छी होती है, फल जी अच्छे लगते हैं और फसल में जो चकाकी मिलनी चाहिए, हमें जो चमक मिलनी चाहिए हम्म, वो फसल में चमक भी मिलती है, क्योंकि उसमें जिबरिल एसिड तैयार हो जाता है। जी 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 तो उसका एक, जैसे कि बहुत से किसान शराब की स्प्रे करते हैं। हाँ 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 कोई किसान बोल देते हैं कि 100 मिली मत डाले, कोई बोलते 30 मिली डाले, कोई बोले 50 मिली डाले। जी जी तो जी वो तो आखिरी में हम केमिकल ही डाल रहे हैं ना, हाँ 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 क्योंकि शराब बनाने के लिए तो केमिकल ही डाले है ना। हाँ हाँ और जो महुआ से जो बनाते हैं वो प्राकृतिक है। जी तो हमने वो शराब छोड़ दी है, क्योंकि किसान शराब की स्प्रे करते हैं, कोई फवारने स्प्रे करने वाला रहता है वही पी लेता है, उसमें पानी डाल के भर लेता है। ठीक है। उससे अच्छा फिर ये महुआ से अगर बनाए हाँ तो घर पे दवाई बनाई है बोलने के बाद वो आगे वाला तो सोचता ही नहीं है। हम्म क्योंकि ये पहली बात तो मेरी तो एक ऐसी एक आफत है हाँ, कि मेरे दोस्ताने वाले भी जो है जी वो मेरे घर पे आया तो सिर्फ चाय और पानी के सिवा कुछ दूसरा पीते नहीं है। जी 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 वो बोलते तू कब क्या पिला देगा, हाँ 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 हाँ, उसकी गारंटी नहीं है। जी क्योंकि धूपकाले में हम जो पलाश के फूल रहते हैं उसका जूस बना के पीते हैं। अरे वाह। उससे यूरिन इन्फेक्शन जो है वो भी दूर होता है हाँ 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 और शरीर के लिए भी अच्छा रहता है और फसल के लिए भी बहुत अच्छा है वो। अच्छा अच्छा अच्छा
फसल के लिए भी उससे प्रोटेक्ट मिलता है। हम्म। और उसके बाद जो अपने काउट जो रहते हैं काउट, क्या? अब हमारे तरफ काउट बोलते हैं उसको, क्या उसमें क्या बोलते हैं आपकी तरफ क्या मालूम? जो बेल के सर के रहते हैं ना, अच्छा। अरे जैसा वो बेल है वैसा ही वो फल रहता है, वो काउट काउट बोलते हैं उसको। कबीट, कबीट खट्टा, जो हाँ खट्टा कबीट बोलते हैं भैया, हाँ कबीट। हाँ, कबीट। खट्टा मीठा। हाँ हाँ, कबीट। कबीट। उसका भी हमने जूस बनाया था। अच्छा अच्छा। उसका जूस बनाने के बाद तो एक भूख भी बढ़ती है और धूप भी नहीं लगती, पेट ठंडा दिन भर, हाँ 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 हाँ। थकान कुछ भी नहीं रहती है। जी जी जी, हाँ अब वैसा मेरे वो गर्मी में ही आता है। हाँ, अब वैसा दोस्तों को मैंने कभी पिला दिया तो मेरे यहाँ पर दोस्त पानी भी नहीं पीते, कुछ आगे पीछे देखते हैं। कबीट का शरबत हम लोग भी बनाते हैं। जी हाँ, जी। और फिश ऑयल का भी वैसा ही है, जैसे कि 1 किलो मच्छी हम्म। और 1 किलो ही गुड़ लेना है, उसमें पानी की एक बूंद भी नहीं डालना है, 1 महीने के लिए प्लास्टिक के बैरल में रखना है हमें। जी जी जी। जी। और ये अंडा वाला? और अंडा वाला जो है हमें 3 दिन में, चौथे दिन में वापर कर सकते हैं उसका। हम्म 1 एकड़ में जो समझो, अगर 5 पंप गिरते हैं या 6 पंप गिरते हैं, हम्म स्प्रे करने वाले पर कोई 3 पंप में 1 एकड़ ले लेता है, हम्म। और जी घर का आदमी अगर रहता है तो 5 पंप 6 पंप डालता है। जी। तो उसके लिए हमें 1 लीटर छाछ, 3 अंडे, 1 लीटर उसका घोल, छाछ, हाँ कच्चे अंडे, कच्चे 3 अंडे। हाँ 3 अंडे एक ताक 1 लीटर छाछ में डाल के 3 दिन के लिए रखने का, उसके बाद 200 मिली से स्प्रे कर देने। ठीक है जी। ओम ओम। ओ इससे क्या क्या फायदे होंगे? जी, अंडा संजोग से जो है फसल की ग्रोथ अच्छी जी होती है, ओम बढ़ होंगे। हाँ, आवाज नहीं आ रही। रिपीट हुआ भैया जी, बोलिए। इससे फायदे होंगे। आवाज आवाज नहीं आ रही है आपकी, अटक के आवाज आ रही है। शरद जी, आपकी आवाज कट रही है। शरद जी का ये पूछना है कि उसके लाभ क्या होते हैं, वो आपने बताया है। शायद हाँ शरद जी का और कोई सवाल हो तो। हाँ, थोड़ा सा कुछ जगह चेंज करना पड़ेगी। आगे भी हम सवाल ले लेंगे, और किसी भाई का कोई सवाल हो आदरणीय वैभव जी के, जो स्टोरी, इनकी स्टोरी बनी हुई है जिसमें हमारे आदरणीय जी भगवान एक दास जी। हाँ जी आदरणीय ओम, ओम। अंडे अंडे के स्प्रे से क्या फायदा होता है फसल में, ये थोड़ा एक बार फिर से बताएं। जी और जी, अंडे के, और फिटकरी की मात्रा बताएं, एक पंप में कितना डालना है फिटकरी का जी स्प्रे। जी, जो अंडा संजीवक जो है हम बनाते हैं, उससे अंडे से अमीनो एसिड मिल जाता है, और जो छाछ है वो यूरिन का काम करता है, यूरिया का। तो फसल की ग्रोथ के लिए एक अच्छा होता है, जो पीली फसल गिर जाती है वो हरी हो जाती है पूरी, और फूलों की अवस्था में अगर उस पर स्प्रे करते हैं हम, तो फूल धारणा भी अच्छी होती है, फसल बढ़ जाती है। जो फांदे निकलना जो है फसलों की, अच्छी तरह से फांदे भी निकल लेती है वो। और छाछ अपना और बुरशीनाशक का भी काम कर लेता है ना। जी। सर, इसमें देसी मुर्गी के अंडे चलेंगे या ये अंग्रेजी जो है? अंडे कोई भी चलेंगे, अंडे कोई भी अच्छा, चलेंगे। चल जाएंगे। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ। जी सर मेरा एक ओम। फिटकरी की मात्रा हाँ, बता दें, कितना डालना हाँ फिटकरी का वो आपने स्प्रे। अभी फिटकरी का जो स्प्रे है, मैंने सिर्फ 3 पंप का स्प्रे किया है, उसका मुझे तो रिजल्ट एक अच्छा मिला है। तो मैंने 1 पंप के लिए 10 ग्राम फिटकरी का पाउडर बनाया और उसका स्प्रे किया है 10 परनी के साथ। हाँ, आवाज आ रही है क्या? ओम। ओम। मेरा भी एक प्रश्न था। जी बोलिए। ये जो मछली का पाउडर आप बना रहे थे, मछली का टॉनिक,
जी जी। हमने बनाया था तो इसमें तो कोई डाल नहीं पाया, बहुत ज्यादा बदबू आती है। नहीं, उसकी बहुत। जो है बदबू जो है उसकी 5 या 6 दिन में तक आती है। उसके बाद जैसा जैसा गुड़ का पानी होता है वैसा वैसा वो मछली पूरी उसमें सड़ के गल जाती है और पूरा एक लिक्विड तैयार हो जाता है। अभी मैं आपको नहीं, एक लिक्विड बताता हूँ वो लिक्विड जो में ही तो बदबू आती है बहुत ज्यादा। रासायनिक से तो कम ही आती है। एक आपको लिक्विड बताता हूँ मैं। जी। ये देखिए, ये है बेलर का। ये देखिए, बेलर का ही है। यानी कि ये देखिए, ये पूरे बेल सड़ चुके हैं इसमें। ये पूरा बेल और का ही है। और कुछ? जी धन्यवाद। जी 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 जी। मेहरा जी। बेल अर्क का क्या फायदा है और बता दें। जो जी, आप बेल और का जो है उससे फसल में पोटेक्स की जो कमतरता रहती है या फसल को पोटेक्स के लिए हम रासायनिक बोरी लाके डाल देते हैं, 900 1000 रुपए की बोरी हो जाती है। लेकिन ये जो है हमारे खेतों में प्रकृति ने हमें दिया ही है, सिर्फ उसमें हमें गुड़ डालना है। अब 10 किलो अगर बेल लेते हैं तो उसमें आधा से 1 किलो गुड़ डालना है, काला गुड़। और वो गुड़ डाल के हमें बनाना है 10 लीटर पानी और बेल, इतना जबरदस्त बन जाता है। और 50-60 मिली से स्प्रे करना है। पोर्टेक्स की जो कमतरता रहती है फसल में पूरी पूर्ति कर देता है उसकी। फसल पर चमक लाता है। फल जो, अब तुअर अगर बारीक बारीक दाने पकड़े हैं उस पर अगर हम स्प्रे करते हैं तो दाने अच्छे भर जाएंगे। सोयाबीन के बारीक दाने हैं उस पर फसल स्प्रे करते हैं तो उसके दाने, कपास है जो बूंदी रहती है वो भी अच्छी भर जाती है। यानी जमीन में से देने का काम नहीं। अगर जमीन में से देना है तो 1 लीटर से ड्रिंचिंग करना है और स्प्रे करना है तो हम तो स्प्रे ही करते हैं, ड्रिंचिंग अभी तक किए ही नहीं हमने, क्योंकि स्प्रे में ही इतना अच्छा रिजल्ट मिल जाता है तो जमीन में क्यों डालना। जमीन में डालना है तो बहुत सारा बनाना पड़ेगा। इससे 10 लीटर भी बनाया तो कोई किसान को भी देना होता है, घर का भी हो जाता है। जी आदन, ये कितने दिन में तैयार हो जाता है। ये 50 दिन। जी जी ओ ओ जी ओम सर, ओम। मेरा था, आपने बहुत अलग अलग तरह से जीवामृत बनाए जी और पिछले बार भी आपने बताया था कि हमने कई 16 प्रकार से जीवामृत बनाए हैं हाँ और अच्छा रिजल्ट जो आए हैं वो हाँ किस किस के आए हैं वो थोड़ा सा बताएं। हाँ जी। अभी अच्छा रिजल्ट जो आया है कि जैसे कि सभी बनाते हैं, सुभाष पालेकर ने भी जो बना बताए है, गोबर, गुड़, गोमूत्र, बेसन, दही जो डालते हैं उसका एक रिजल्ट हमें अच्छा मिला है। उसके जी बाद बेसन छोड़ के हमने गेहूं का आटा डाला, जी। उसका एक रिजल्ट हमें अच्छा मिला। हम्म, उसके बाद हमने एक जीवामृत जो बाजरे का आटा डाल के बनाया, जी उसका थोड़ा हमें कम मिला। जी लेकिन एक छाछ डाल के और एक बिना छाछ डाल के बनाया। जी एक इसमें सभी आइटम डाले और छाछ नहीं डाला, जी। उसका भी रिजल्ट एक अच्छा मिला। जी और एक इसमें छाछ डाला, बेसन नहीं डाला, जी उसका भी रिजल्ट हमें अच्छा मिला। जी और अगर हमारा नहीं अगर बनाना होता है कुछ जी। तो सीधा सीधा एक कर लेते हैं कि 10 किलो गोबर हाँ और 10 किलो गुड़ ले लेते हैं। हाँ दोनों एक जगह पर पूरा एक जीव कर लेते हैं हाँ। और उसको 200 लीटर के ड्रम में डाल के सीधा जमीन में छोड़ देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ताजी स्लरी उसको कहते हैं हम। हाँ हाँ हाँ।
उसमें गोमूत्र का वापर नहीं करते, डायरेक्ट गोबर और गुड़ का वापर करके छोड़ देते हैं। जी जी जी। और पिछले बार आपने बताया था कि नीम के साथ भी बनाया था। हाँ, वो तो समझो नीम के साथ, गाजर घास के साथ जी। और तरोटा घास के साथ, हाँ हाँ। और जो तरोटे के जो बीज रहते हैं जी। उस बीज से भी बनाया था। जो हाँ। बेरी के बीज रहते हैं, बेरी के बीज से बनाया था। जी और सागवान के बीज जो रहते हैं, जी अगर उसको फोड़े तो आटे जैसा निकलता है उसमें से, जी। उससे भी बनाया था। और बियाड़ा जो रहता है अपना, हाँ। बियाड़े से भी बनाया था। जी लेकिन ये सब जो प्रयोग किए थे हमने इसके लिए किए थे कि किसान का खर्चा और कैसे कम करते आएंगे। जी। अगर इसमें अगर रिजल्ट मिल जाता है तो हमें हाँ। बेसन डालने का काम नहीं, हमें अगर बियाड़े का आटा बनाकर अगर डालते हम्म। तो फुकट में मिल जाएंगे। जी उस कारण से हमने ये प्रयोग किए थे। जी जी जी। लेकिन जो रिजल्ट जो मिली, ये 3 रिजल्ट अच्छे मिले हमें कि अपना जीवामृत जो रेगुलर बनाते हैं वो, जी। दूसरा गेहूं के आटे से, हाँ। और तीसरा समझो अगर दही डालते हैं तो भी, नहीं डालते हैं तो भी, जी। और ऐसे एक रिजल्ट बात है। और थी, आपने कहा था कि वो हमने इनको इनमें कौन कौन से तत्व होते इस पर बहुत अपन ने कई बार चर्चा की, तो वो रिजल्ट आए कि नहीं आए? नहीं, वो आने के उन्होंने जो हमने जब भेजे उनके पास अकोला कृषि विद्यापीठ को, जी। तो उन्होंने वैसे ही बोतल रखे, उन्होंने बनाया नहीं उनका। तो अच्छा, अभी जांच। अभी 18 तारीख को उनका कार्यक्रम है, अगर जाना हुआ 18 तारीख को जी। तो और ये नई दवाई भेजेंगे, क्योंकि वो बोल रहे थे 6 महीने हो गए बोले, हमने बनाया नहीं बोले। हाँ 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 तो अभी हाँ। कर सकते हैं क्या, तो मैंने सीधा नहीं बोल दिया है, क्योंकि अभी अगर वो टेस्ट करेंगे और उसमें अगर घटक कम मिलेंगे हाँ, वो तो कोई मतलब नहीं। तो मतलब नहीं रहेगा, वो बोलेंगे इसमें कुछ भी नहीं है। जी 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 क्योंकि उन लोगों का तो ज्यादा भर तो रासायनिक पर ही है ना। जी 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 जी। तो करके हमने, जो हमारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी है गजानन परसोड़कर, जी। उनको बोल दिया कि मैंने अभी नहीं करना है, अभी जो ठंडी जब गिरेंगी हाँ। तब पूरे दवाई बना के वहां पर लेके जाएंगे, और 2 दिन खुद रुकेंगे वहां पर जी जी जी। तो और अभी करके केवल देते हैं। जैसे इन हाँ लोगों ने देवलापार वालों ने दो हाँ तीन यूनिवर्सिटी से संपर्क करके उस पे प्रयोग करा रहे हैं, तो हाँ अपन भी कोई यूनिवर्सिटी के साथ संपर्क किया कि आपने उनमें ये टेस्ट हो रहे हैं? जी, हमारे लिए तो मुंबई आईआईटी के विद्यार्थी आए थे यहाँ पर। जी उन्होंने यहाँ पर रह के 15 दिन यहाँ पर रहकर उस पर रिसर्च रिसर्च किया। जी तो उन्होंने उसमें से हमें ज्यादा दशपर्णी, जी। उसमें बताया उन्होंने कि 60% टॉनिक है, 40% कीड़ नियंत्रण है इसमें, हाँ हाँ। और बुरशी नियंत्रण का भी काम कर लेता है ये। जी उसके बाद हमें जो बताया कि अ, बाजरे के आटे का, जी तो उन्होंने बताया कि जो 50 दिन जो प्रक्रिया होती है अपने खाद में, जी। उससे एक जबरदस्त पॉइजन तैयार हो जाता है। अब वो आशा बन जाता। हाँ, और वो पॉइजन जो है कि इल्ली के लिए घातक है, लेकिन आदमी के लिए जो स्प्रे करते हैं हम फसल पर, जी। उनके लिए कुछ घातक है नहीं, ये एक उन्होंने बताया हमें। इस पर तो इनको पेटेंट मिल गया देवलापार में, हाँ हाँ कीट रक्षक के नाम से, है ना? हाँ हम हाँ लोग देवला, अभी अभी वहाँ प्रशिक्षण में गए थे तो हमको बताया है, हाँ देवलापार पर कीट अपने नियंत्रक के रूप में। डॉक्टर जितेंद्र भनके है ना। जी जी हाँ, और दूसरी बात तो ये कि जो फिश ऑयल का जो बताया, ये बीड़ जिला जो है ना, हेलो, जी जी जी। वो बीड़ जिला डिस्टर्ब हो जो, रहा था, मैंने उसको वो कर दिया जी। हाँ, जो बीड़ जिला जो है वहां पर हमारे, जो जिनको मैं गुरु मानता हूँ, अन्ना साहेब जगताप करके है हमारे, तो उन्होंने उसका फिश ऑयल का टेस्ट करके लाया है। तो उनके पास पूरी रसीद है उसकी, तो उसमें क्या क्या घटक है करके। जी जी जी। हाँ
और कुछ? वैभव जी आपका नंबर दे। जी आदरणीय अजीत जी, स्वागत है आपका। वैभव जी का नंबर चाहिए था। रंजना भाई, हो नंबर शेअर वैभव करून जी, द्या ते. हो हो हो. हो वैभव जी. आणि वैभव भाऊ, आपण ते आपण साबण बनवताय ना, त्याचं पण सांगा थोडं. हाँ, पंचगव्य साबुन बनवतो अपन. जो पंचगव्य साबुन जो है वो मैं खुद घर पे तैयार करता हूँ. और अभी राजस्थान, सातारा इधर अभी मार्केटिंग चालू है उसकी. भेजता है, यहाँ से भेजता हूँ पोस्ट से. जैसे जितेंद्र बनके जी जो है उनके कांटेक्ट में हूँ मैं. और उनके पास से जो साबुन का साचा है, ओम श्री स्वस्तिक का साचा है, वो सब वहाँ से ही लाया है मैंने. और वो बनाकर अभी बेचना चालू है. ये साबुन बनाने में ये कास्टिक सोडा का उपयोग तो करते होंगे? नहीं 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 नहीं, कास्टिक सोडा अगर डालते हैं, अगर पंचगव्य साबुन बनाने में अगर कास्टिक सोडा का अगर वापर हम करते हैं तो फिर तो वो आयुर्वेदिक साबुन ही नहीं है. ये मेरा सोचना है, क्योंकि कास्टिक सोडा जो है त्वचा के लिए एक हानिकारक है. और पंचगव्य साबुन जो है गाय के पंचों से बनता है. अगर गाय के पंचों में अगर ये कास्टिक सोडा डालते हैं, कास्टिक सोडा आप एक प्रयोग घर के पे ही करके देखिए. 1 लीटर पानी लीजिए, कास्टिक सोडा का 1 चम्मच पाउडर लीजिए और मैदा लीजिए. उसमें पानी में कास्टिक सोडा मिला दीजिए और ऊपर से मैदा, जैसे कि हम घर पे कुछ बेसन बनाते हैं वैसा डाल दीजिए. एक घोल बना लीजिए उसका. 1 सेकंड में वो पूरा घट आ जाता है, ऐसा पत्थर के जैसा बन जाता है. और उसमें से झाग निकलता है. लेकिन हमारी जो ये पंचगव्य साबुन है उससे झाग नहीं निकलता, लेकिन त्वचा एकदम मुलायम हो जाती है. जो चेहरे पर वांग रहते हैं, जो फुंसी आती है चेहरे पर, बाल झड़ना है, ये जो, और अपने शरीर पर जो बाल है, ये कास्टिक सोडा से उसकी लेयर पूरी बंद हो जाती है. जो पसीना आना है, अगर हमारी साबुन ये पंचगव्य अगर हम लगाते हैं तो इससे पूरा फ्रेश रहता है इंसान दिन भर. इससे और झाग कास्टिक, तो नहीं आएगा ना? नहीं झाग नहीं आएगा. झाग, थोड़ा सा झाग आएगा, उसके लिए हम रीठा का वापर करते हैं. और रीठा फिर ये पाउडर जो हार्ड है, हार्ड भी नहीं रहेगा मेरे ख्याल, जैसे नहीं नहीं, साबुन होता है. क्योंकि मुल्तानी मिट्टी रहती है. मुल्तानी मिट्टी रहने के बाद उसमें और पूरी छान के पूरी अपने छान के लेते उसको, यानी कि एक कंकर भी नहीं आने देते उसमें. और गाय का गोबर जैसे उसमें बताते हैं, तो गाय का गोबर नहीं लेते हम. गाय का गोबर एक सूती कपड़े में बांध के उसका रस निकालते हैं और वो रस उसमें डालते हैं. और गोमूत्र है, गोमूत्र भी हम 8 बार कपड़े से पूरा छान लेते हैं, उसके बाद उसमें डालते हैं. गाय का घी है, घी गरम करके उसमें डालना है. केसर डालते हैं. जो अमरूद की पत्ती का, अमरूद की छाल जो रहती है वो छाल डालते हैं उसमें. और नीम के पत्तों का पाउडर बना के डालते हैं. और उसमें चंदन पाउडर है, बेसन है, फिटकरी है. ऐसे कम से कम 30 आइटम उसमें डालते हैं. 30 आइटम डालने के बाद उसकी हम साबुन बनाते हो. और ये मतलब ये एक जैसे होता है कि जैसे नहाने के बाद वो साबुन एकदम वैसा तो नहीं होता है, सख्त रहता है नहीं, मतलब वो. हाँ हाँ, उस पर कैसा है कि अभी जो अपने लक्स, संतूर है, ये साबुन जो है नहाने के बाद बाथरूम में भी अगर रह जाए और उस पर पानी गिर जाए तो गलती नहीं है, सिर्फ वो पानी निकल के चल जाता है उसका. लेकिन ये साबुन मिट्टी से बनी है ना, तो जब नहाते हैं, नहाने के बाद अपनी साबुन एक साइड में रख दिए. एक साबुन एक आदमी के लिए 1 महीना आराम से चल जाती है. 75 से 80 ग्राम की एक साबुन रहती है अपनी.
और एक आदमी के लिए 1 महीना तक आराम से चल जाती है। अगर फेस वॉश जैसे इस्तेमाल करते हैं लोग, हिमालय की है, अलग अलग प्रकार की लगाती है, फर्क कुछ भी नहीं। अगर लगाना चालू रखे तो फर्क है, नहीं लगाते तो जैसे कि वैसे हो जाती है, या उसकी कुछ साइड इफेक्ट भी हो जाती है लगाना बंद करने के बाद। लेकिन ये साबुन से अगर दिन भर में 3 बार भी मुंह धो लेते हैं, फर्क कुछ भी नहीं, चेहरा अच्छा दिख जाता है, उस पर जो फुंसियाँ रहती है वो निकल जाती है, मुंह पर वांग आते हैं, काले धब्बे आ जाते हैं, वो निकल जाते हैं। प्राइस और कितनी है वो? एक किसान का, एक आदमी को हम जो साबुन दिए थे उसका एक फोन लगा के उसने हमें एक बताया कि जो शरीर पर जो खाद रहती है, जिसने साबुन ले गया था उसकी माँ का पाँव पूरा ऐसा दिन भर खुजाते रहना पड़ता था, कंघी से खुजाती थी वो। लेकिन जैसे साबुन लगाना चालू किए तो उनकी खाज खत्म हो गई वो, क्योंकि उसमें नीम है, हल्दी है, घी है, दूध है, केसर है, अपने अमरूद की छाल है, उससे वो खाज भी कम हो गई। ये एक हमें अच्छा रिजल्ट मिला उसमें। राजस्थान के जो क्या नाम है उनका, हरिराम जी करके, जो साबुन बनाते हैं, धूप बत्ती, अगरबत्ती, धूप के कंडे से जो स्मशान भूमि देने के लिए वो भी बनाते हैं, उनको मैं यहाँ से 100 200 से साबुन भेजता था यहाँ से। अभी बरसात की वजह तो बना नहीं सकते क्योंकि उस पर बुरशी आ जाती है। ठंड काली से बनाना चालू करते हैं और धूप काले तक चालू रहता है वो। जी, ये देवला पार में भी बनाए जाते हैं भैया। जी, देवलापार में जो बनाते हैं उनकी बनाने की टेक्निक अलग है। हाँ, वो पूरे इसके काढ़े बनाते हैं। और देवला काढ़े पार में फेस भी बनाते हैं, ये फेस वॉश। हाँ हाँ हाँ। मतलब उसमें भी वो यही सब सारी चीजें इसी तरह से मिलाई हाँ, जाती है। उसका वो अनुपात फेस थोड़ा फेस वॉश जो है, ये देवलापार में जो फेस वॉश है, उन्होंने हमको ये भी बनाना सिखाया वहां पर। जी आपने देवलापार में वो फेस वॉश बनाते हुए जो देखा है क्या आपने? जी जी जी, वो सिखाते ही वो हैं। हाँ, घी से बनाते हो। हाँ, और वो सतघृत ब- धुत जो बनाते हैं, जो हाँ चेहरे हाँ पर लगाने के लिए, वो अद्भुत चीज है। हाँ हाँ। वो घी को धोते जाते हैं, 100 बार कम से धोते कम हैं उसे, ठंडे पानी हाँ से। हाँ, 100 बार कम से कम धोना पड़ता है। जी जी जी। हाँ, और और वो बर्फ के पानी में धोना पड़ता बहुत है। है। जितेंद्र भन की जो मूर्तियाँ भी बनाते हैं ना सभी प्रकार के। जी जी, मूर्ति भी बनाते हैं, मूर्ति भी। हाँ, मूर्तियाँ है, नेम प्लेट है, ओम श्री स्वस्तिक, और धूप बत्ती, अगरबत्ती, ऐसे बहुत सारे आइटम बनाते हो। जी जी, लगभग 57 आइटम है सर उनके। हाँ हाँ हाँ। जी, और कुछ? ओम। जी जी, ज्योति बहन जी कुछ कहना चाहती हैं? जी जी जी, आप सभी को ओम, सभी को प्रणाम। मैं ये समझ रही हूँ कि मुझे पहले जुड़ने का अवसर तो नहीं मिला, क्योंकि इस प्रकार से जो जानकारी हमें प्रेरित करती हैं कुछ करने के लिए। भाई जी, वैभव भाई जी, आपने इतना बढ़िया इस प्रकार करके अनुसंधान के माध्यम से प्रमाणित किया है। ये एक प्रकार की दवाएं हैं जो खेतों के लिए जरूरी है। जी मैं कहना चाह रही थी कि एक बार आपका जो नंबर है हमसे प्रेषित कर दिया जाए, और की वजह से मैं जी जी। ये बता दें कि किस शब्द से मैं किसानों से बात करवा सकूं।
जी नंबर बताओ। हाँ जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ सुन रहा जी, हूँ, जी। ये नंबर बताता हूँ। नंबर जी जी 70 20 जी 57 जी 63 05 जी 05। जी। अब किस समय उपलब्ध रहेंगे? किस जी एनी टाइम, दिन भर में कभी भी, आप रात को 10 बजे तक कभी भी कर सकते हैं। जी 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 धन्यवाद आदरणीय वैभव ठाकरे जी, आपने आज जो है इस देने के उघाड़ कार्यक्रम में पुनः अपने अनुभव शेयर किए और हमारे किसान भाइयों ने अपनी समस्याएं रखी, उसका समाधान आपने किया और हम सब ने जाना, महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हुई। मैं फाइनल कमेंट के लिए आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आएँ और अपना उद्बोधन देने का कष्ट करें, फिर इस कार्यक्रम का हम समापन की ओर ले जाते हैं। धन्यवाद मुनीलाल जी, आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा हुआ। योग कक्षा भी अच्छी रही। मेहरा जी ने देवलापाल जी का जो अनुभव बताया वो भी बहुत अच्छा था। और वैभव जी के बारे में तो मैं यही बोलता हूँ, जैसा मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि हर व्यक्ति तो वैज्ञानिक है, और वैभव जी तो बिल्कुल निश्चित रूप से उसमें भी, जैसा साइंटिस्ट में सीनियर साइंटिस्ट और प्रोफेशनल साइंटिस्ट ऐसे होते हैं ना, ऐसे स्तर होते हैं वैज्ञानिकों में भी, तो वैसे बहुत ही सीनियर साइंटिस्ट जिसको हम बोलेंगे वैसे वरिष्ठ वैज्ञानिक है। और उनकी हमेशा पिछले वक्तव्य में भी हमने देखा था कि अलग अलग प्रकार के जीवामृत बनाना, अलग अलग प्रकार के उसमें पदार्थ चेंज करना, और उसको किसानों को सिंप्लीफाइड रूप में कम खर्चे में कैसा हो, यह जो लगन है, यह उनका किसानों के प्रति प्रेम, देश प्रेम और पूरा मानव जाति के प्रति प्रेम भी दर्शाता है। और उसकी जो अलग अलग प्रयोग करके उसमें सफलता जो आती है उसके बारे में वो निश्चित रूप से अपने जो प्रयोग करते हैं, निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा कार्य वो कर रहे हैं। मेरी गुजारिश यही है कि पिछले पवन सर से भी हमारी बात हुई थी एक वक्तव्य में कि ऐसे जो नुस्खे हैं, जैसा कि अब ठाकरे वैभव जी ने 13-14 प्रकार के जीवामृत बनाए, उसमें से 3 प्रकार के जीवामृत अच्छे बन गए, उनका जो अनुभव है, या और भी उन्होंने कई प्रकार के फार्मूले बताए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं है। तो ऐसे जो फार्मूले है, जो सफल फार्मूले है, जो कम से कम 2 बार 4 बार अलग अलग फसलों पे प्रयोग किए गए हैं और उनके सफल परिणाम आए हैं, ऐसे जो अभी फार्मूले है वो आप कृपया लिखित रूप में जो भी आपके पास में होगा या नहीं भी है तो लिखित रूप में वो भेज दीजिए। हम इसलिए क्योंकि पतंजलि परिवार यह चाह रहा है, पवन सर से मेरी बात हुई थी और उन्होंने कह दिया था कि ये जो फार्मूले है विकसित किए हुए अलग अलग किसानों द्वारा, उनको इकट्ठा करके हम पब्लिश करना चाहते हैं, उसका प्रकाशन करना चाहता है, ताकि पूरे देश में किसानों तक वो पहुंच जाए, किसान अलग अलग फसलों पर वो उनके प्रयोग करे और उसके जो भी परिणाम आते हैं उसके माध्यम से, जो सफल परिणाम है उसके माध्यम से आय बढ़ाने में किसानों की मदद हो। तो यह हमारा मतलब पतंजलि परिवार की तरफ से जो प्रयास चल रहा है। तो कुछ किताब हमारे पास में आई है, उसका हमने मराठी में आए थे तो उसका हमने हिंदी ट्रांसलेशन किया है। और अब पवन जी का कहना है कि उसमें और भी लोगों से फार्मूले मंगवाओ और वो उसको अपडेट करो, वो आपके जो फार्मूले रहेंगे वो आपके नाम के साथ में कि भाई ये इन्होंने इतने इतने फार्मूले भेजे हैं, तो वो फार्मूले दिए जाएंगे ताकि उसके हिसाब से किसान अलग अलग तरह पे प्रयोग करेंगे। और जैसा कि वैभव जी का भी अनुभव है कि इसमें प्रचलित जो कृषि वैज्ञानिक है, प्रचलित जो केवीके है या कृषि विद्यापीठ है, इनसे सहायता मिलने की चांसेस जो है बहुत कम है। तो क्यों ना भाई हम अपना ही पतंजलि का नेटवर्क इस तरह से करें, हम फील्ड में ही उसका एक्सपेरिमेंट करें, फील्ड में ही उसका परीक्षण करें, अलग अलग राज्यों में करें, अलग अलग हमारे जो कार्यकर्ता है वो करें, अलग अलग फसलों पे करें, और उसके परिणामों से हम अपना जो भी निचोड़ है वो निचोड़ औरों के सामने रखे, ताकि उसका निचोड़ जो रहे वो निचोड़ फिर उनके जो वैज्ञानिक है वो वैज्ञानिकों के साथ में हम उन्हीं की परिभाषा में हम लोग रख देंगे।
प्रयोग आप लोग करो। वैज्ञानिकों की परिभाषा में चाहे नेशनल लेवल पे रखना या इंटरनेशनल लेवल पे रखना, ये हम लोग इसीलिए फिर हम योगाहार कार्यक्रम में और पतंजलि परिवार में है, वो काम सब हम कर लेंगे। तो इसलिए प्राथमिक मेरी गुजारिश है कि वैभव जी, आपके जितने भी फार्मूले हैं वो अगर लिखित में है तो वो कृपया भेजने का कष्ट करे, अगर नहीं है तो उनको इकट्ठा करके, और आपके और भी जो साथी होंगे जिन्होंने इस तरह के प्रयोग किए होंगे उनके भी फार्मूले हैं। और साथ ही साथ मैं इस मंच से बोलना चाहता हूं कि रघुवंशी जी है, शरद जी है, परिहार जी है, और भी हमारे अलग अलग राज्यों के जितने भी प्रतिनिधि है, और उन्होंने इस तरह से अगर कोई फार्मूले बनाए हैं तो उसका उनका जो भी संकलन है कि भाई उसमें कौन से मटेरियल्स है, क्या विधि है, उसका क्या परिणाम होता है, उसकी मात्रा क्या है, और काय पे उपयोग होता है। पर शॉर्ट में, बहुत लंबा चौड़ा कहानी लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से वो यदि आप भेजते हो, मुन्नीलाल जी को भी भेज देते हो, तो निश्चित रूप से हमारे पास में आ जाएंगे, या मुझे भी डायरेक्टली भेज दिया तो भी चलेगा। यह काम मैं चाहता हूँ कि आजादी का अमृत महोत्सव अभी 2-3 दिन में बाकी है, कल से हर घर में तिरंगा फैल रहा है, तो हम एक संकल्प ले ले कि अगले 10 दिन में हम ये काम करेंगे। अगले 10 दिन में जो भी संकलन आएगा उसको जल्दी से जल्दी प्रकाशित करने की व्यवस्था पतंजलि परिवार पवन जी के नेतृत्व में करेगा, यह मैं आश्वस्त करता हूँ। और मेरी बात को मैं विराम करता हूँ। धन्यवाद जी ओम। डॉक्टर साहब एक बात है, जैसे अभी ओम ओम सर, ओम जैसे पिछले बार हमारे हिमाचल प्रदेश से जो भाई आए थे और उन्होंने कहा था कि हम अपनी चीजों को जो है अभी पेटेंट में ले जाना चाह रहे हैं, इसलिए नहीं बता रहे हैं। तो ये इस पे कुछ हमें थोड़ा सा नियंत्रण करना पड़ेगा, नहीं तो दूसरे लोग उस पे पेटेंट ले लेंगे जी। पेटेंट की व्यवस्था जो है उसके लिए क्या करना है वो उसकी भी जानकारी लेके हम उस तरह से भी जो भी प्रावधान करना है उसके बारे में हम जो भी फार्मूला है जिसने भी भेजा है उसके प्रति जागरूकता हम कर देंगे। और परिहार जी आपने जो बोला है उसकी भी मतलब प्रिकॉशन जो है हम जरूर लें। जी ओम। जैसे अभी दुबे सर जी ने कहा है कि लिखित स्वरूप में चाहिए, तो अभी हमने 1000 पुस्तिका बनाने के लिए डाली है। अभी 2-3 दिन में हमें वो कल की 14 तारीख की हमारी मीटिंग है, तो 14 तारीख की मीटिंग में हमें वो किताबें मिल जाएंगी। और 1000 किताब हमने इसीलिए बनाई कि किसानों तक जानी चाहिए। और वो किताब मैं आपको भी भेज दूंगा, उसमें जो जो फॉर्मूले जितने बनाए उतने है लिखे, कुछ जो अलग अलग प्रकार के बनाए उतने पुस्तिका बड़ी होती करके नहीं बनाए हैं, तो वो आपको अलग से भेज दूंगा। धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छा प्रयास आपका, बहुत सराहनीय प्रयास। धन्यवाद। धन्यवाद वैभव जी, धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब, आपने महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिया है। जो हमारे फार्मूले हैं उनको कलेक्ट किया जाए और इनसे संवाद भी किया जा सकता है, और उसका अगर कोई प्रारूप और बना लें कि तो और ठीक रहेगा। जैसा अपन स्टोरी के कुछ एक सीमित प्रारूप बिंदु बना लिए हैं। अब हम आमंत्रित करते हैं आदरणीय इंजीनियर टोली चंद जी को कि वो आएँ और सबका आभार ज्ञापित कर आज का योगाहार कार्यक्रम में समापन करने का कष्ट करें। आदरणीय टोली चंद जी। धन्यवाद मुन्नीलाल जी। योगा कार्यक्रम की ज्ञान गंगा में जो किसान और वैज्ञानिक सम्मिलित हुए हैं और होते हैं हर दिन, उन सबका धन्यवाद देने के लिए आपने मुझे इनवाइट किया है, इसलिए आपका भी धन्यवाद। सबसे पहले हमारे इस कार्यक्रम के जो मुखिया है माननीय पवन कुमार जी, उनका मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। इसके बाद में मुन्नीलाल जी भाई, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज की जो कक्षा ली वे बहन शायद वो यहाँ से अभी चली गई, लेफ्ट हो गई है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। वैभव जी,
आप तो एक सही मायने में सिर्फ किसान ही नहीं तो आप भी एक बहुत अच्छे वैज्ञानिक है और आपने अभी इस कार्यक्रम में दोबारा मुलाकात दी, इसलिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद अजीत कुमार सिन्हा जी, भगवान दास कुशवाहा जी, भुवनेश्वर राय जी, ब्रज गोपाल सिंह जी, डॉक्टर किशोर दुबे जी, ज्योति गुप्ता जी, कुलदीप नियाल जी, नीलकंठ साबले जी, रघुवीर रावत जी, रजत चौधरी जी, रमेश चंद्र मेहरा जी, रंजना केनीकर ताई, रूप सिंह राजपूत जी, सविता एडने जी, उमाशंकर प्रसाद जी, वैभव ठाकरे जी पुनश्च नाम, और वर्षा हरने जी। उसके बाद योगार एआरसी में नाम नहीं है इसमें, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और यही अपना कार्यक्रम समाप्त होता है। धन्यवाद आदरणीय इंजीनियर टोलीचंद दादाजी। आप सुबह 5:30 बजे से लेकर के 8:15 और 8:30 बजे तक परमानेंट इस योग दैनिक व्यवहार कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, योग प्राणायाम आसन व्यायाम कर रहे हैं और आपके सहयोग के लिए सदन सादर आभारी हमेशा रहेगा और इसी प्रकार का आप सहयोग और मार्गदर्शन देते रहें। सबका धन्यवाद, शादीवाद, ओम। ओम 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 सभी को ओम। प्रणाम सभी भाइयों को।
है।